अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ इश्क और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज की रिकॉर्डिंग मैंने बहुत फ़ास्ट की है, यकीनन शायद आपको सुनकर हँसी भी आए, बट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था मुझे रिकॉर्डिंग करना सख्त सहल लगता है, बट मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो जी, आज की मैंने रिकॉर्डिंग वाक़ई में बहुत फ़ास्ट की है बिकॉज़ मैं बहुत थक चुकी थी और फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि भई आप मेरी तरफ से कम्युनिटी पोस्ट लगा दें ताकि सबको पता चल जाए कि एपिसोड आ जाएगी। तो जी, मैंने ये सुबह एपिसोड 12-1 बजे लिखना शुरू की थी क्योंकि कल रात मुझे वैसे ही बहुत लेट हो गया था क्योंकि जब तक अपलोड ना हो मैं सो नहीं पाती और मुझे 2-3 बज गए थे सोते-सोते। तो इसलिए एपिसोड सुबह लेट लिखना स्टार्ट की और तकरीबन 10 बजे एपिसोड तैयार हुई और फिर उसके बाद जिस ऐप पे मैंने पेजेस बनाने थे उसने चलने से इनकार कर दिया। उसने 2-3 मरतबा मैंने पेजेस बनाए, वो पेजेस ठीक नहीं बने। कोई प्रॉब्लम आ रही थी, फिर मैंने दोबारा से दूसरे ऐप से एपिसोड रेडी की और रिकॉर्डिंग की। तो इसलिए भई तमाम रीडर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आज भी एपिसोड आई है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। मैंने टारगेट नहीं दिया बिकॉज़ मुझे पता है आप लोग ऐसे ही अच्छा रिव्यू ज़रूर देंगे। तो फिर हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। हमसे इश्क तहरीन और आसिफ की 35 पार्ट 2। अरहम खानजादा की गाड़ी पिछले 2 घंटों से शाह मेंशन के गेट पर खड़ी थी। वो गाड़ी में बैठा अपने जबड़े पूरी तरह भींचे हुए था। उसकी सफ़ेद रंगत में सुर्खियां सी खुली थी। सफ़ेद कलाइयों की नीली रगें तक ज़ाहिर हो रही थी। इस वक्त ब्लैक पैंट पर वाइट शर्ट पहने हुए था जिस पर ब्लैक ही वेस्ट कोट था। शर्ट की आस्तीनें कहनियों तक फोल्ड थीं। उसकी उंगलियां स्टेयरिंग पर थरथरा रही थीं। नजरों का रुख डैशबोर्ड पर रखी पिस्टल पर था। आंखों की गजमनाकी बढ़ती जा रही थी। उसकी गाड़ी को शाह मेंशन की हदूद में दाखिल होने दिया गया था मगर अभी तक गेट नहीं खोला गया था। वो समझ गया था सुल्तान शाह उसकी बेबसी का उसे एहसास दिलाना चाह रहे थे। उसे शाह मेंशन की हदूद में सुल्तान शाह की इजाज़त से दाखिल होने दिया है। अब गेट ना गेट ना खोलकर उसे एहसास दिला रही थी उसकी वक़्त उनकी आंखें कुछ नहीं है। अरहम खान सादा अपने गुस्से और इश्तियाल पर बमुश्किल ही काबू पाए हुए था। उस गेट के पार उसकी ज़िंदगी रहती थी जिसमें उसकी सांसें बसती थी। मुश्किल ये थी अब वो ज़िंदगी उसके साथ जीना चाहता था। उसके बगैर मौत भी गवारा न थी। अपनी मौत के बाद उस पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं होती थी। उसकी बीवी कभी खुद के लिए उसकी जुनूनियत मोहब्बत समझ नहीं सकती थी। वो खुद नहीं जानता था। वो इतना हिसास, इतना जुनूनी है, मगर सच ये था, वो इसके लिए जुनूनी पागल था। उस पर किसी गैर मर्द की नज़र बर्दाश्त ना करने वाला मगर सच ये था, वो इसके लिए जुनूनी पागल था। उस पर किसी गैर मर्द की नज़र बर्दाश्त ना करने वाला। उसके अलावा कोई भी उसे नज़र भर कर देखता था, उसका दिल जलने लगता था। वो लम्हों के हज़ारवें हिस्से में हज़ारों बार शोलों की मानिंद दहकता था। जिस दिन वो ऑफिस में बेपर्दगी में आई थी, अभी भी उसके दिल में भांबड़ जल रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कोई मुसलसल उस पर खोलता पानी उंडेल रहा हो। अपने ऊपर जुल्म का हिसाब वो शदोमत से ले चुकी थी। वो नहीं जानती थी वो उस पर कितना जुल्म कर रही थी। उससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती थी उसके लिए जिसके सर के एक बाल पर किसी की नज़र गवारा न थी। उसकी खूबसूरती, उसके बदन की रनाइयाँ देखते बहुत से मर्द अपनी आंखों को तरावत पहुंचा चुके थे। उस दिन अपनी बीवी पर गड़ी हुई उसके बिजनेस हरीफ की नज़रें उससे उसकी नींद, चैन सब कुछ छीन चुकी थी। बस दिन रात एक तपश में जल रहा था। वो सरता पैर से लग रहा था, वो झुलस रहा था। उसने तमाम बिजनेस हरीफ से मिलना छोड़ दिया था, अपना अपार्टमेंट तक छोड़ दिया था। उसके सीने में भांबर जलते थे। वो इसका इश्क ना होती तो उसकी गलती की सज़ा वो उसके सीने में गोलियां दार कर देता। मगर बेबसी ये थी, वो सांसों में बसती थी। उसे तकलीफ देने का वो सोच भी नहीं सकता था और मुश्किल ये थी उसे ऐसे भी नहीं छोड़ सकता था। देखना ये था कि जब्त का धारा कब छूटता है और उसे यकीन था जिस दिन ये जब्त टूटा तो खुद को या फिर उसे गोली तो ज़रूर मार देगा। अरहम खानजादा ने अब झंझलाते हुए सीट से टेक लगाए
आंखें मूंदते हुए अपनी पेशानी पर हल्के हाथ का मुक्का मारा। अपने हाथ का मुक्का बनाए अपनी पेशानी पर मारे जा रहा था। नज़रों के सामने उस दिन का उसका दो आदशा रूप आया था, जब वो मुस्कुराते हुए सबके सामने कॉन्फिडेंस से खड़ी थी। एक बार फिर से वो जलते भांबड़ों की लपेट में आया था। तुम्हें कोई और देखे तो जलता ही दिल। करते हैं तुम्हें क्या पता। अरहम खानज़ादा ने गहरे सांस लेकर अपने अंदर दहकते शौलों पर काबू पाने की नाकाम कोशिश की थी। वो अपने शर्ट के ऊपरी बटन खोलते सीधा हुआ था। अपने सामने शाह मंशन के बड़े से गेट को देखा और उसके गिर्द गार्ड्स की लंबी कतार। और इश्तियार के साथ उसकी रगों पे में बेबसी का एहसास भी पैदा हुआ था, जिस पर वो अपना सबसे ज़्यादा हक समझता था। आज उससे मिलने के लिए पिछले 2 घंटों से यहाँ खड़ा था, मगर कोई सुनवाई न थी। पिछले 2 दिन से वो होर से नहीं मिला था। उस दिन के बाद वो ऑफिस नहीं आई थी। खुद भी यही चाहता था वो सुल्तान शाह का ऑफिस ना संभाले। बेपर्दगी में उसे ऐसे बर्दाश्त करना दोज़ख की दहकती आग में जैसे। ये जलने के मुतरादिफ था। वो उसकी हर बात मान सकता था। वो चाहती थी उसके करीब ना आए, वो ये भी मान सकता था। मगर अपनी बीवी, अपनी इज़्ज़त पर किसी की नज़र गवारा नहीं थी। इस बात से वो मरकर भी पीछे नहीं हट सकता था। पहाड़ी खान था, पहाड़ों की तरह मज़बूत। ना अपनी होर पर किसी की नज़र गवारा थी, ना उसे अपनी मलकियत से दस्तबरदारी गवारा थी। अरहम खानज़ादा की आंखों की गजमनाकी के साथ उंगलियों की थरथराहट स्टेयरिंग पर बढ़ती जा रही थी। आज वो अपनी बीवी से हर हाल में मिलने का इरादा रखता था। मर जाना था या फिर मार देना था। हूर अपने कमरे से निकलती बाहर शाह मंशन के लग्जरी बड़े से लाउंज में आई थी। एक सुबह वो वाइट कलर के नाइट गाउन में मलबूस थी। उसके चॉकलेटी सिल्की बाल कमर पर बिखरे थे। हेलो हूर, कैसी हो? लाउंज में बैठी निशा ने उसे पुकारा था। हूर ने चौंकते हुए उसे देखा, जो स्लीवलेस कंफर्टेबल से सोफे पर बैठी स्लीवलेस गहरे गले में गले वाली शर्ट और ऊंची टाइट्स में मलबूस सोफे पर दोनों पाँव ऊपर किए बैठी उसे मुस्कुराती निगाहों से देख रही थी। ठीक हो, तुम सुनाओ? हो निशा को देखते उसके सामने सोफे पर बैठी। मैं भी ठीक हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ, और भी खुश हो सकती थी अगर तुम वापस कभी ना आती। निशा ने मुस्कुराते हुए लब फैलाए थे। हूर की खूबसूरती से वो हमेशा की तरह जल उठी थी। वो सिंपल सी नाइट गाउन में बिना किसी मेकअप के दमक रही थी, और वो खुद फुल मेकअप में और कोई काफ़ी स्टाइलिश सी ड्रेस में मलबूस थी। यहाँ तक कि उसकी बदन की रनाया भी ज़ाहिर थी, मगर हमेशा की तरह उसके सामने फीकी पड़ गई थी। वो चमकता चाँद थी, और वो खुद जैसे स्याह तारीक रात, और उसकी किस्मत भी उसकी तरह स्याह तारीक थी। थी किस्मत तो सामने बैठी लड़की की रोशन थी। उसकी ज़िंदगी में आने वाला हर मर्द उसे दीवानों की तरह प्यार करता था, चाहे वो सुल्तान शाह हो, फिर साहिर खानज़ादा या फिर अरहाम खानज़ादा। निशा अपने लब कुचलते हूर को शर्रबार भीगी निगाहों से देख रही थी। हूर ने एशिया की आंखों से फूटती चिंगारियां महसूस करते सर नफ़ी में हिलाते हंस पड़ी थी। निशा की जलन से वो बखूबी वाकिफ थी, मगर न कल उसकी जलन से फ़र्क पड़ता था, ना आज फ़र्क पड़ता था, बल्कि उसे उस पर तरस आया था। हाँ, मगर तुम्हारी ही हसरत दिल में ही रह गई, और मैं अपने घर वापस आ गई, अपने पापा के पास, कभी न जाने के लिए। अब तुम किसी से ये नहीं कह सकोगी कि आई एम निशा सुल्तान शाह की वन एंड ओनली इकलौती बेटी हूँ। इसके जलनज़दा चेहरे पर नजर डालते तंजिया मुस्कुराते हुए कहा। निशा की मुस्कुराहट फौरन सिमटी थी।
कभी कभी सोचती थी तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो, मगर अब पता चला तुम्हारी मामा ने ये नफरत तुम्हारे दिल में मेरे लिए डाली थी। और इससे जाया मुस्कुराई। मेरे दिल में मेरी मामा ने नहीं बल्कि पापा ने तुम्हारे लिए नफरत डाली है। अगर सुल्तान शाह मेरे पापा नहीं बन सकते थे, या फिर कभी मुझे बाप का प्यार देना ही नहीं था, तो क्यों मुझे अपना नाम दिया था? क्यों मेरे नाम के आगे सुल्तान शाह का टैग लगाया? मुझे ये बैंक बैलेंस ये सब कुछ नहीं चाहिए था। मुझे पापा को वो प्यार चाहिए था जो वो तुमसे करते हैं। मामा को घर से निकाल दिया। कितने दिन हो गए उन्होंने मेरा और मामा का पता भी नहीं किया, मगर मुझे देखो मैं आज यहाँ चली आई, क्योंकि पापा को देखे बगैर मैं नहीं रह सकती थी। इन्हें मेरी मोहब्बत क्यों नजर नहीं आती? वो निशा क्यों नजर नहीं आती जो हमेशा गेट पर खड़ी उनका इंतजार करती थी? मुझे अनदेखा क्यों कर देते हैं? मेरा क्या कसूर है? मुझे अनदेखा क्यों करते हैं? मेरा क्या कसूर था? और जो मेरे साथ ये सलूक किया? निशा ने बहते आंसुओं के साथ निशा ने बहते आंसुओं के साथ निशा ने बहते आंसुओं के साथ कब से सवाल किया था। यहीं से पूछूं, जब उन्होंने मुझसे कभी सच्ची दिल से मोहब्बत नहीं की, तो पापा से तुम्हें कैसे मोहब्बत मिलती? शुक्र करो पापा ने महाजबीन की तरह तुमसे झूठी मोहब्बत जताकर तुम्हारा सौदा नहीं किया, जिस तरह तुम्हारी मामा ने मेरा सौदा कर दिया था, जिसकी वजह से मैं अपना घर छोड़कर सड़कों का हिस्सा बनने पर मजबूर हुई। हो शट अप, जस्ट शट अप। मेरी मामा पर इल्ज़ाम मत लगाना। वो तुमसे नफरत करती है, जानती हूँ मैं, मगर वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। नफ़रत करना और अपनी सतह से गिरना दो अलग-अलग चीज़ें हैं। मेरी मामा ऐसा नहीं कर सकती। निशा हलक के बल चीखी थी। जब नफ़रत में इंसान इंतहा पसंद हो जाता है, तो उसे अपनी सतह से नीचे गिरने में टाइम नहीं लगता। मेरे पापा ने तुम्हें और तुम्हारी मामा को ये ऐशो-इशरत, बैंक बैलेंस, यहाँ तक कि अपना नाम दे दिया। और तुम दोनों ने क्या किया? सुल्तान शाह की बेटी से ही नफ़रत की, उसे तकलीफ़ पहुँचाई। अगर तुम पापा से प्यार करती, तो उनकी हर चीज़ से मोहब्बत करती। पापा की साँसें पापा की सांसें बसती हैं मुझ में, मेरे बगैर वो तकलीफ में रहे। और तुम कह रही हो कि तुम बहुत खुश थी। तुमने कभी पापा से मोहब्बत नहीं की। तुम और तुम्हारी मामा खुद गर्ज हैं। तुम्हें बैंक बैलेंस के साथ पापा की इम्पोर्टेंस भी चाहिए थी। कभी सोचा पापा तुम लोगों को ना अपनाते तो तुम लोगों का मुकद्दर क्या होता? शायद दो वक्त की रोटी को भी तरसते, मगर क्या सिला मिला पापा को इस सब का? सारी उम्र तुमने और मामा ने मुझसे नफरत ही की, और तुम्हारी वो मामा इस हद तक गिर गई कि मेरी इज्जत का सौदा कर दिया। मैंने अपनी ज़बान नहीं खोली, वरना महाजबीन को पापा ज़मीन की 7 तहों में ज़िंदा दफ़ना देते। वो निशा के करीब आते घर्राते हुए बोली, "ये सच नहीं है। जब से पता चला है मामा तुम्हारी सगी मामा नहीं है, तुम तब से मेरी मामा पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मेरी मामा ने मुझे तमाम हकीकत बता दी है। तुम सिर्फ़ इन पर इल्ज़ाम तराशी कर रही हो।" निशा चीखी थी। महाजबीन जैसी भी थी, वो इतना नहीं गिर सकती थी। कभी सामने खड़ी लड़की या किसी भी लड़की की इज़्ज़त का सौदा नहीं कर सकती थी। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारा चिल्लाना साबित कर रहा है कि तुम्हें माँ जबीन पर यकीन नहीं है। घर जाकर एक बार अपनी मामा का हाथ अपने सर पर रखकर पूछ लेना कि सच्चाई क्या है। हो सकता है इतराफ़ जुर्म कर लें, लेकिन मुझे लगता है वो नहीं करेंगी। सुना है उन्होंने झूठा कुरान उठाया है। निशा, मैंने उन्हें माफ़ नहीं किया, ना कभी माफ़ करूँगी। मुझे जान से मारने का सोचती, तो शायद मैं माफ़ कर देती। मगर उन्होंने मेरी इज़्ज़त का सौदा किया, जिसके लिए मैंने कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुझे यकीन है कि जो उन्होंने झूठा कुरान उठाया है, वो जल्द या बदेर उन्हें ज़लील और रुस्वा करेगा। ऐसी सज़ा मिलेगी, कोई इबरतनाक होगी। सबके लिए मैंने अपना मामला उस कुरान पर छोड़ दिया। हूर की अटल भराई आवाज़ गूंजी थी, "तुम झूठ कह रही हो। मैं तुम पर यकीन नहीं करती, न कभी करूँगी। मेरी मामा ऐसा नहीं कर सकती।" निशा ने गहरे सांस लेते पुख्ता लहजे में कहा। करो यकीन, मुझे तुम्हारे यकीन करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच्चाई तो यही है जो एक दिन सबके सामने आकर रहेगी।
और कहते हुए निशा पर तनफ्फुर भरी नज़र डालती अपने कमरे की तरफ बढ़ी। साहिर खानज़ादा की सच्चाई भी एक दिन सबके सामने आकर रहेगी, तब तुम क्या करोगी तुम? निशा की बात पर उसके कदम ठहरे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? हूर ने पलटते हुए चुपते लहजे में पूछा था। मतलब ये कि तुम्हारे इस पोसेसिव खानज़ादा को तुम्हारे एक्स फियांसी प्लस आशिक की हकीकत का पता नहीं। सोचो जिस दिन पता चलेगा वो क्या करेगा। वो निशा हूर के मुकाबले आई थी। हूर की रंगत एकदम जर्द पड़ी, जिसे देखते ही निशा इस्तहज़ाया मुस्कुराई थी। करीब से जानती हूँ तुम्हारे पोसेसिव खानज़ादा को। गुस्से का इंतहाई तेज़ है। पता चला कैसे तुम्हें उस दिन इस मीटिंग रूम में सबके सामने कलाई से पकड़कर अपने साथ ले गया था। तुम्हारे गार्ड भी कुछ नहीं कर सके। और ये भी था, सुना था, सुल्तान शाह की इकलौती बेटी उस दिन काफ़ी डर गई थी। लम्हों में इसका रंग जर्द पड़ा था, जैसे अभी जर्द पड़ा है। निशा इस्तेज़ाइया मुस्कुराई थी। वैसे क्या करता रहा है वो तुम्हारे साथ इन 6 महीनों में, जो तुम उससे इतना डरती हो? निशा ने होर के करीब होते मध्यम से सरगोशी करते उसकी खौफज़दा आंखों में मुस्कुराते हुए देखा। उफ, होर सुल्तान शाह भी किसी से डरती है? इम्प्रेसिव। निशा की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। हुर खामोशी से फक रंगत के साथ खड़ी थी। हुर की खामोशी और उसकी उड़ी रंगत निशा को काफ़ी सुकून दे गई थी। वैसे तुम और पापा उसे हल्के में ले रहे हो। तुम्हें लगता है कि और होर सुल्तान शाह तो तुम्हें लगता है तुम होर सुल्तान शाह हो तो तुम्हें छोड़ देगा। तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। देगा या मार देगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। बहुत दीवाना है तुम्हें लेकर। देखो अपनी दीवानगी में तन तनहा शाह मेंशन चलाया। उसे किसी का डर नहीं है। अब देखते हैं वो कत्ल करता है या फिर कत्ल होता है। निशा की बात पर हू ने छंबे से उसे देखा था। क्या मतलब, क्या कह रही हो तुम? हू ने चुपते लहजे में पूछा। तुम्हारा वो आशिक खानज़ादा पिछले 2 घंटों से शाह मंशिन के गेट पर पिस्टल लिए खड़ा है। व्हाट? निशा की बात पर हूर चिल्लाई थी और वो जल्दी से सिटिंग एरिया की तरफ भागी जहां सुल्तान शाह मौजूद थे। हूर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सुल्तान शाह ड्रिंक का ग्लास हाथ में पकड़े सोफे में बैठे सामने लगी स्क्रीन को शोलाबा निगाहों से घूर रहे थे, जहां अरहाम खानज़ादा गाड़ी में बैठा नजर आ रहा था। हूर ने बेयकीनी से स्क्रीन पर नजर आते अरहाम को देखा था। जल्लब पीछे गाड़ी में बैठा था। उसके सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर गैज़ और इश्तियाल की सुर्खी साफ नजर आ रही थी। उसकी मजबूत आनी हाथ की उंगलियां स्टेयरिंग पर थरथरा रही थी, जिससे मालूम हो रहा था वो मुश्किल ही अपने गुस्से पर कंट्रोल किया है। हूर का दिल जोरों से धड़क रहा था इस बला के हैंडसम मगरूर इंसान को देखकर, जो जिंदा वजूदों के साथ साथ दिल की दुनिया को भी उलट पलट कर देता था। पापा ये सब क्या है? हू ने सुल्तान शाह को देखते गुस्से से पूछा। मैं इस इंसान को एहसास करवाना चाहता हूँ मेरे सामने कितना छोटा है। उसे उसके कद का एहसास दिलाना चाहता हूँ। उसका कद सुल्तान शाह के सामने कितना बोना है। हिम्मत कैसे हुई थी उस दिन उसकी उसने सुल्तान शाह की बेटी की कलाई को यूं सारी दुनिया के सामने जकड़ा। कैसे वो तुम्हें ऐसे छू सकता है जब मैंने अपनी बेटी को कभी फूलों की छड़ी से नहीं छुआ तो कैसे इसे छू सकता है? सुल्तान शाह ने गज़बनाक होते हाथ में पकड़े ग्लास को दीवार पर दे मारा था। ग्लास टुकड़ों में तकसीम होता किरचियों की सूरत नर्म कालीन पर बिखरा था। पापा वो मेरा शौहर है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता उसके साथ ऐसा सलूक करे। और गुस्से से चीखी थी, ओह गॉड पापा, आपने उसे पिछले 2 घंटों से ऐसे गेट पर रोका हुआ है। आई कांट बिलीव दिस, हाउ कुड यू दिस पापा? हु ने बेयकीनी से चिल्लाते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ते स्क्रीन को देखा था।
वो पिछले 2 घंटों से बाहर था, उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। उसके चेहरे पर गज़बनाक सुर्खी के साथ बेबसी थी, जो वो बखूबी देख सकती थी। स्क्रीन पर नज़र आते सितमगर के हर चेहरे के हर रंग से वो वाकिफ़ थे। हू ने भीगी आंखों से स्क्रीन को देखा, जहां वो अपने लब दांतों में बेदर्दी से पिवस्त किए हुए गेट को देख रहा था। उसने अब स्टेयरिंग पर तयशो इश्तियाल से मुक्का दे मारा था। वो अब स्टेयरिंग पर मुक्के मारते चला जा रहा था। हूर की आंखों की नमी बढ़ती जा रही थी। वो कैसे ऐसे कर सकता है? मेरी बेटी को कैसे ऐसे छू सकता है? सुल्तान शाह ने स्क्रीन को घूरते ग़ज़बन नाक होते कहा। पापा, वो मेरा शौहर है। वो शौहर होने के हक से मुझे ऐसे छू सकता है, और आप कैसे ये भूल सकते हैं? आज से 6 माह पहले अरहाम ने ही मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया था। मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, फिर भी उसने मुझे अपनी इज़्ज़त बनाया। आपकी बेटी को उसके शौहर ने सख्ती से छुआ तो आप कांटों पर घिसट रहे हैं। सोचें पापा, अरहाम खानज़ादा पर क्या गुज़री होगी, जब मेरी वजह से उसकी बेटी को 6 माह अपने सब रिश्तों से दूर रहना पड़ा। वो 5 साल की है, बहुत मासूम है पापा वो। 6 माह अपनी माँ और बाप के। वो गैर मुलाज़िमों के पास पली, मेरी वजह से अरहाम की बहन का घर बर्बाद हुआ। उसे अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी को छोड़ना पड़ा। उसकी बीवी ने मेरे लगाए हुए इल्ज़ामात पर अपने 4 माह के बच्चे को अपने पेट में मारकर अरहाम को सज़ा दी। पापा, सारी सज़ाएँ तो उसके हिस्से में आई हैं। अब आप मेरे शौहर को यूँ मुलाज़िमों के सामने बेइज़्ज़त करेंगे? हूर भीगे लहजे में चीखी थी। हूर, तुम अपना फ़ैसला सुना चुकी हो। तुम्हें उसके साथ नहीं रहना। सुल्तान शाह ने सर लहजे में से उसका फ़ैसला याद करवाया। हूर का फ़ैसला कल को बदल भी जाए, वो मर कर भी हूर को अरहाम खानज़ादा के पास भेज नहीं सकते थे। वो भूल नहीं पा रहे थे। जिस तरह अरहाम उसे कलाई से जकड़े सबके सामने लेकर गया था, उसने सबके सामने ये सलूक किया। अकेले में हूर को क्या कुछ नहीं कहा होगा, और उनकी बेटी के साथ ऐसा कोई सलूक करे, इस इंसान को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं था। वो तो फिर भी उस पहाड़ी खान को बर्दाश्त कर रहे थे। पापा, मैंने अपना फ़ैसला सुनाया है, मगर अभी मैं उसके निकाह में हूँ। तब तक आप उसके साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे। अपने गार्ड्स को हुक्म दें, वो गेट खोलें, वरना मैं खुद गेट जाकर गेट खोल दूँगी। हूर अटल लहजे में बोलते सिटिंग एरिया से निकल आई थी। ज़रान खानज़ादा इमरजेंसी रूम के बाहर इज़्तिराबी कैफ़ियत में खड़ा था। आँखें शिद्दत गिरिया से सुर्ख़ थीं। हमारा बच्चा, अब्रिश का बिलख-बिलख कर रोना याद आ रहा था। ज़रान इमरजेंसी रूम के बाहर कॉरिडोर में इज़्तिराबी अंदाज़ में चक्कर लगाते हुए अपने बालों में उँगलियाँ फेर रहा था। अपने ही बच्चे, अपनी बीवी को तकलीफ़ पहुँचाने में उसका ही हाथ था, उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने उन हाथों से अब्रिश को धक्का दिया, उसे यकीन नहीं आ रहा था। ज़रा ने अपने हाथों को देखा, उसका बस नहीं चल रहा था, अपने हाथ काट डाले या फिर इतनी पिस्टल की गोलियाँ ही अपने सीने में उतार दें। शहराम ने लब भींचते हुए ज़रान को देखा था। उसकी हालत, उसकी तकलीफ़ उससे देखी नहीं जा रही थी। इमरजेंसी का रूम का दरवाज़ा खुला। बहारें निकल कर बाहर आई थी, जिसकी आँखों से आँसू जा रहे थे। ज़रान और शहराम तेज़ी से बहारे की तरफ बढ़े। क्या हुआ है? बच्चा ठीक है? ज़रान ने बेताबी से पूछा था। नहीं लाला, भाभी का मिसकैरेज हो गया है, बहारे ने नम आवाज़ में बताया। ज़रान की आँखों ने शदीद सुर्ख़ी इख्तियार की थी। ज़रान ने अपनी आखिरी हाथ का मुक्का बनाए दीवार पर पूरी क़ुव्वत से दे मारा था। लाला, खुद को सँभालें, यही खुदा को मंज़ूर था। शहराम ने ज़रान के कंधे पर हाथ रखा। मुझे नहीं पता खुदा को क्या मंज़ूर था, लेकिन मैंने अपने बच्चे को मार दिया। कातिल तो मैं ठहरा हूँ। ज़रान की भारी आवाज़ में नमी की अमीज़िश शामिल थी, जिसे महसूस करते शहराम तड़प उठा था। पहली मर्तबा ज़रान की भीगी आवाज़ सुनी थी। उसे लगा उसका तो दिल जैसे किसी ने काट डाला हो। उसे किसी भी हाल में ऐसे नहीं देखा था। इन आँखों में ग़ैज़ और इश्तियाल की सुर्ख़ी देखी थी। मगर आज पहली मर्तबा देखी थी। लाला, आपने कुछ नहीं किया। बच्चे की कंडीशन स्टेबल नहीं थी।
डॉक्टर माहम ने मुझे केस हिस्ट्री सुनाई है। भाभी जिस तरह हॉस्पिटल पहुंची, जितने तकलीफ में थी, बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम थे। आप प्लीज़ खुद को इल्ज़ाम ना दें। शहराम ने ज़रान को तसल्ली दी थी। ठीक कह रहे हो शहराम, बच्चे की हालत इतनी स्टेबल नहीं थी, मगर फिर भी कुछ ना कुछ करके शायद उसे बचा लिया जाता। भाभी का ख्याल रखा जाता तो बच्चा शायद बच जाता, मगर लाला ने उन्हें धक्का दिया। अब क्या फ़ायदा पछताने का। लाला ने जो करना था कर लिया। भारी ने जरान को देखते गुस्से से लफ्ज़ चबाए थे। उसने देखा था कैसे जरान ने अब्रिश को भी दर्दी से धक्का दिया और वो कैसे रोते हुए जरान की मिन्नतें कर रही थी कि उसके बच्चे को बचा ले। वो मंजर उसकी आंखों से हट ही नहीं रहा था। उसी हवेली के मर्दों की दोगली फितरत से नफरत हो चली थी, जो अपने गुस्से इश्तिहाल में सबसे ज़्यादा तकलीफ उसे ही पहुंचाते थे, जिससे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत का दावा करते थे। बहारे की बात सुनते जरान का चेहरा जल्जलों की जद में आया था। वजह चेहरे के नकोश में मजीद सुर्खियां खुली थी, आंखों की नमी पड़ी थी। वो वहां रुका नहीं था, तेज तेज कदमों से वहां से निकलता चला गया। शेराम बहारे को घूरते अपनी मुट्ठियां भींच गया था। क्या बदतमीजी है, तुम लाला से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? जानती हो कितनी तकलीफ में है। शेराम उसे बाजू से जकड़े अपने मुकाबिल कर गया था। अपनी गजबनाक आंखें बहारे की आंखों में गाड़ी थी। वो मुकाबल की हर गलती माफ कर सकता था, मगर उसके अपनों को तकलीफ दे ये गवारा नहीं था। शहराम की आंखें सुर्ख हुई थी। जो तकलीफ उन्होंने अब्रिश भाभी को दी, उसके बारे में क्या कहोगे तुम मर्द बहुत बेहिस होते हो। सारे ने शेराम की आंखों में आंखें गाड़ते भीगे लहजे में कहा, मर्दों को बेहिस बनाने में तुम औरतों का ये हाथ होता है। और तुम अच्छी तरह जानती हो बहारे बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं थी। आज नहीं तो कल ये मिस कैरेज होना था, मगर तुमने फिर भी सारा इल्ज़ाम लाला पर धर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? शहराम ने उसके बाजू पर अपनी सख्त उंगलियां गाड़ते उसे अपनी मजीद करीब करते कराते हुए पूछा। मरतबा था उसने बहारे को ऐसे छुआ था, उसकी खुरदी उंगलियां बहारे की बाजू में खुपती जा रही थी, उन्हें एहसास दिला रही थी उन्होंने अपनी भाभी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। एक बीवी अपने शौहर की मोहब्बत डिजर्व करती है, ना कि जंगली सलूक। बहारे ने भीगे लहजे में से जताया था। शहराम की उंगलियां काफी बेदर्दी से उसकी बाजू में पेवस्त थी। कई बीवियों को मोहब्बत भी रास नहीं आती, वो खुद अपनी हालत की जिम्मेदार होती है। शहराम अपनी उंगलियां मजीद सख्ती से उसके बाजू में पेवस्त करते हुए कर रहा आया। मर्द मोहब्बत कभी सच्ची कर ही नहीं सकता। उसकी ज़िंदगी और दिल में हमेशा दूसरी की ख्वाहिश, दूसरी की गुंजाइश रहती है। बहार ने सिसकी लेते हुए कहा। वो बहुत बेरहमी से अपनी उँगलियां गाड़े हुए था। पहली मर्तबा उसकी इतनी सख्ती देख रही थी। मुकाबिल का हर अंदाज बदल चुका था। उसके लिए वो रहा ही नहीं था जो कभी था। बहारी की आंखों का गुलाबीपन बढ़ता जा रहा था। दूसरी की ख्वाहिश इसलिए रहती है क्योंकि खुदा ने मर्द की ज़िंदगी में दूसरी की गुंजाइश रखी है। वैसे भी कई बीवियां तो खुद अपने शोहरों की दूसरी शादी की ख्वाहां होती हैं, और मुझे लगता है एक शोहर को अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। शहराम ने बहारे की ब्राउन नम आंखों में आंखें गाड़ते इस्तेज़ाइया लहजे में जताया था। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? बहारे ने उसी लंबी शहराम की शर्ट मुट्ठियों में शिद्दत से जकड़ी थी। आंखों की कपकपाहट बढ़ी थी, आंखों का गुलाबीपन पड़ा था, पूरा बदन लरस उठा था। वो कितनी मर्तबा तो रुखसती से पहले और बाद में से दूसरी शादी करने का कह चुकी थी। कभी वो चाहती थी वो अपनी जैसी किसी दूसरी को अपनाकर उसकी जान छोड़ दे। बचपन में रातों को लंबे लंबे सजदों में खुदा से उसकी दूसरी शादी की दुआएं मांगी थी। आज अपनी ही दुआएं कबूलियत पाने के डर की वजह से उसका वजूद आंधियों की सद में आया था। अपनी ये दुआएं जैसे अपने वजूद में जहरीले बिच्छू के डंक की मानद महसूस हो रही थी।
मुकाबले की ज़रा-सी बात पर उसका वजूद लरज़ उठा था। वही जो तुम समझी हो, शहराम ने गुस्से से अपनी शर्ट उसकी मुट्ठियों से छुड़वाते उसे धक्का दिया था। उसकी कमर दीवार के साथ बुरी तरह लगी थी। दर्द जिस्म में सरायत करना चाहिए था, मगर दर्द दिल में सरायत कर रहा था। लेकिन नम आँखों से शहराम को देख रही थी, जो अपनी शर्ट को ठीक करते उसे गुस्से से देख रहा था। शहराम डॉक्टर आइज़ल की बकार पर बहारे ने गहरी सांस लेते डॉक्टर आइज़ल को देखा, जो डॉक्टर फुरकान और माहम के साथ खड़ी थी। सब हैरत से उन्हें देख रहे थे। मंज़र ही अजीब था। वो शहराम की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े खड़ी थी। शहराम ने उसे बेदर्दी से धक्का दिया था। बहारे ने गहरी सांस लेती भीगी निगाह से आइज़ल को देखा, जो ब्लैक कलर की पठानी फ्रॉक में दुपट्टा सर पर जमाए हुए थी। बहारे की आंखें शिद्दत गिरिया से चलने लगी थी। शहराम क्या सच में दूसरी शादी करना चाहता है? बहारे की आंखों से आंसू अब जरने की सूरत में आरज़ पर बहे थे। एक्चुअली गाइस, मिस बहारे मेरी कज़न है, मेरे चचा की बेटी। मेरी सिस्टर की तबीयत की खराबी की वजह से परेशान थी, तो इसी बात पर मुझसे उलझ पड़ी। शहराम ने सबको देखते वजाहत दी थी। उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा था। वो जब से अपनी मुट्ठियां भींच गया था। की आंखों की नमी में इजाफा हुआ था। सबको नहीं, आइज़ल को वजाहत दे रहा था, क्योंकि इसकी तरह डॉक्टर आइज़ल भी आंखें आइज़ल की आंखें भी नम थी। वो भीगी निगाहों से शहराम को शिकवा किना निगाहों से देख रही थी। और वो किस हक से शहराम को शिकवा किना निगाहों से देख रही थी? शहराम उसे क्या क्या हक दे चुका था? बहारे का पूरा वजूद चलकर राख हुआ था। वो जख्मों से जैसे चूर हुई थी, अपना सर दोनों हाथों में थाम ली। सबको एक नज़र देखता लंबे लंबे ढक भरता वहां से चला गया था। बहारे अपनी चादर सर पर अच्छी तरह जमाए इमरजेंसी रूम में दाखिल हो चुकी थी। अब ये अब्रिश को उसकी ज़रूरत थी। अपनी भीगी आंखें रगड़ते हुए अब्रिश की तरफ बढ़ी, जो अभी तक होशो हवास से बेगाना थी। हैदर खान फरिश्ते को लिए अपने होटल के डाइनिंग एरिया में दाखिल हुआ था। फरिश्ते इस वक्त ब्लैक फ्रॉक में मलबूस थी, ब्लैक चादर से अपने वजूद को अच्छी तरह ढांपा हुआ था। हैदर खान ब्लैक शलवार कमीज पर ब्लैक मर्दाना शाल खुद पर ओढ़े हुए था। खान, यहाँ तो कोई नहीं है। फरिश्ते ने हैरत से पूरे डाइनिंग हॉल में नजरें दौड़ाई, तो जो खाली था, कोई हो भी नहीं सकता था। मैं अपनी खानम को थोड़ी ना ऐसी जगह लाऊंगा जहाँ वो कंफर्टेबल ना हो, या मेरी खूबसूरत सी मासूम सी खानम पर किसी की नज़र भी पड़ी। हैदर खान ने फरिश्ते के चेहरे की नकाब नरमी से उतारा। ये खूबसूरत मासूम चेहरा खुदा ने सिर्फ मेरे देखने के लिए बनाया। हैदर खान ने फरिश्ते के चेहरे को नरमी से थामते उसकी ठोड़ी के स्याह घंघोर तिल पर अपने लब रखे थे। खान, इतनी मोहब्बत ना करे मुझसे कि मैं मगरूर हो जाऊं। फरिश्ते की आवाज़ शिद्दत से भीगी थी। बताऊं, खुदा ने इतनी खूबसूरत और मोहब्बत करने वाली बीवी अता की। हैदर खान उसे अपने सीने में नरमी से भींच चुका था। फरिश्ते हैदर खान के सीने से लगी जारों के तार रोने लगी थी। क्या हुआ है खानम? जानती हो मुझे तुम्हारा रोना पसंद नहीं है, और ये बार बार ये आंसू क्यों बहाती हो? हैदर खान ने उसे खुद से अलग करते सख्त लहजे में इस्तफसार किया। खान, मुझे डर लगता है। मुझे आपको खोने से डर लगता है। मुझे अपनी कमी का एहसास है, और आपकी महरूमी का भी।
मगर आपकी मोहब्बत ने मुझे खुद गर्ज़ बना दिया है। मैं चाहते हुए भी आपकी महरूमी ख़त्म नहीं कर सकती। मैं आपको किसी दूसरे के साथ नहीं बाँट सकती। फ़रिश्ते ने हिचकियों के दरमियान कहा, ख़ानम तुम फ़िज़ूल में ये सब सोच रही हो। मुझे कोई महरूमी नहीं है। मैंने सोच समझ कर तुमसे शादी की थी। ये मेरा कोई जज़्बाती फ़ैसला नहीं था। मैं पछताने लग जाता। मैं अच्छी तरह जानता था तुम बाँझ। हैदर ख़ान बात करते-करते अपने अनाबी लब दाँतों में दबा गया। रिश्ते की आंखों से बहते गर्म स्याल ने शिद्दत इख्तियार की थी। काबल के लबों से ये लफ्ज़ सुनना बहुत तकलीफ दे था। बहुत से लोगों के मुंह से ये लफ्ज़ सुना था मगर उसे कभी इतनी अजियत महसूस नहीं हुई थी जितनी आज हुई थी। हैदर खान एक गहरा सांस लेते अपना माथा मसला था। वो कभी भी ये लफ्ज़ रिश्ते के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता था मगर पता नहीं कैसे उसकी लबों से ये लफ्ज़ निकला था। उसे खींच कर फरिश्ते को बैठाया और खुद उसके करीब दूसरी चेयर पर बैठा। फरिश्ते ये बात दिल से निकाल लो कि मैं दूसरी शादी करूंगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं कभी भी किसी सिचुएशन में दूसरी शादी नहीं करूंगा। हैदर खान ने फरिश्ते के हाथ नरमी से थामते कहा। खान मगर आपकी मोहरें तो ऐसा ही चाहती हैं। मुझे डर लगता है खान आप उनकी मोहब्बत में एक दिन मजबूर हो जाएंगे। खान मैं सारी उम्र आपकी मोहरें आपके बाबा की खिदमत करूंगी। मुझे कुछ भी कहेंगे मैं उफ नहीं करूंगी। आप दूसरी शादी मत कीजिएगा वरना आपकी खानम मर जाएगी। फरिश्ते ने रोते हुए इल्तिजाइया लहजे में कहा। ओ गाड फरिश्ते क्या करूं मैं तुम्हारा। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया था तुम इस तरह की बातें ना सोचो मगर तुम्हें यहाँ भी यही बातें करनी है तो क्या फ़ायदा तुम्हें यहाँ लाने का। हैदर खान ने चीर से उठते झंझलाते हुए टेबल पर पड़ा ग्लास ज़मीन पर ज़ोर से दे मारा था। फरिश्ते यकदम लर्जी थी। हैदर खान को गुस्सा बहुत कम आता था। जब आता तो बहुत शदीद आता था। उसके खूबरू चेहरे पर बरहमी के आसार वाज़िह थे। वहाँ हवेली में उसका कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था और यहाँ फरिश्ते भी दिन रात एक ही बात करती। सुकून को जैसे वो तरस गया था। उसकी मोहरे उसकी जन्नत उससे नाराज़ थी। वो खुश रहता भी तो कैसे रहता। अपनी बीवी की पनाहों में सुकून तलाशता था। फरिश्ते अक्सर ही ऐसे फ़हमों का शिकार रहती। फ़ोन नहीं उठा रही थी। दिन में कितनी मरतबा फ़रिश्ते से कहती वो रकिया ख़ानम को फ़ोन करे। उसके कहने पर फ़ोन करता। जब रकिया ख़ानम फ़ोन ना उठाती वो झिंझला कर रह जाता। उससे कहीं ज़्यादा रकिया ख़ानम के फ़ोन न उठाने पर फ़रिश्ते परेशान होती थी। वो जानता था उसकी शदीद मोहब्बत में रुकिया ख़ानम के रवैये पर परेशान होती है। ये उसकी मासूमियत थी। उसकी माँ के लिए इससे ज़्यादा परेशान थी मगर वो क्या करता, कहाँ सुकून पाता। न माँ खुश रहने दे रही थी न बीवी खुश रहती थी। उसे दोनों ही रिश्ते जान से ज़्यादा अजीज थे। खान मैं तो सिर्फ हैदर खान के चेहरे पर बरहमी के आसार देखते। फरिश्ते ने डबडबाई आंखों से उसे देखा था और चेयर से खड़े होते हुए हैदर खान के मुकाबले जा खड़े। उसे देखते गुस्से से रुख फेर गया था। फिलहाल फरिश्ते का मासूम चेहरा भी उसका गुस्सा दूर नहीं कर सकता था। फरिश्ते से की आंखों से आंसू की बरसात जारी थी। हैदर खान की नाराज़गी उसकी जान निकाल रही थी। हैदर के करीब होते उसकी पुश्त के साथ लिपटी अपने दोनों हाथों से उसके सीने को जकड़ चुकी थी। मुझे माफ़ कर दे खान मगर मुझसे ऐसे मुंह ना फेरी। मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फरिश्ते से सकते हुए बोली। हैदर खान का सारा गुस्सा इश्तियाल झांक की मान बैठा था। उसके करीब आने पर वैसे ही पिघलता था। औरतें फरिश्ते की पेशानी पर अपने दहकते लब रखते उसे अपने सीने में भेजा था। फरिश्ते बहुत शिद्दत से उसके सीने के साथ लिपटी थी जिसे महसूस करते हैदर खान के लब गहरे में मुस्कुराए थे। खानम तुम औरतों के पास बहुत अदाएं होती हैं। मर्द को कैसे पिघलाना है तुम अच्छी तरह जानती हो। जिस तरह तुम मुझसे लिपटी हो कौन कमबख्त नाराज़ रह सकता है। हैदर खान उसे मजीद अपने सीने में भींचे उसकी नाज़गी महसूस करने लगा।
लिपटाने के अंदाज पर शर्म से सुर्ख हुई थी। कसमसाते उसके साँस से निकली थी। हैदर खान का चेहरा हाथों में थामे उसके गुलाब लबों पर झुक चुका था। फरिश्ते के निचले लब को अपनी दस्तरस में लेते हैदर खान ने उस पर हल्के से दांत गाड़े थे। फरिश्ते उसकी शर्ट थामे सिसकी थी। हैदर खान उसके सिसकने पर उससे दूर हुआ। चलो खानम, कमरे में चलते हैं। हैदर खान का लहजा गंभीर हुआ था। खान खाना, फरिश्ते उसकी लहजे का भारीपन महसूस करते घबराते हुए बोली, खाना कमरे में आ जाएगा। अभी तो मुझे सिर्फ तुम्हें खाना है। उसकी कमर में हाथ डाले उसे करीब कर गया था। फरिश्ते उसकी मखमूर नशीली आंखों को देखते नजरें झुका के थी। खानम, चादर लो अच्छी तरह। हैदर खान ने उसकी आंखें सुर्ख गुलाब होते देखकर मुस्कुराते हुए कहा। रोड़ते अपना चेहरा ढांपा था। हैदर खान अपने मजबूत हाथ में उसका नाजुक हाथ जकड़े डाइनिंग हॉल से बाहर आया था। फोन बेल पर हैदर खान ने मोबाइल फोन कान से लगाया था। क्या हुआ उस गुल मोरे को? हैदर खान की बुलंद आवाज़ बुलंद हुई थी। उसकी मजबूत हाथ की जकड़ फरिश्ते के हाथ पर ढीली हुई थी। क्या? हैदर की आवाज़ जल्जलों की इज्जत में आई थी। वो उसका हाथ अब छोड़ चुका था। दूसरे ही लम्हे वो तेज तेज कदमों से वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया था। फरिश्ते तकरीबन भागते उसके हम कदम हुई थी।